गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के अंतर्गत PYQ कर रहे थे। यहाँ पर आपको उसी श्रृंखला के ये तीसरा पार्ट होगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको 1995 से लेकर 2023 तक के फिलोसफी का पूरा क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आपको NTA UGC नेट JRF में फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जितने जगहों पर सेट होता है उसमें CUT PG अभी हाल ही में होने वाला है 23 तारीख को, आई थिंक। उसमें तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है, क्योंकि कंसेप्ट के आधार पे। तो प्लीज़ उन चीज़ों को भी देखिए। CUT PhD होगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू एग्जाम होता है, उसके लिए RAS में राजस्थान में होता है। वहाँ पर फिलोसफी के मतलब, कहने का मतलब कि जहाँ भी फिलोसफी के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ भी एग्जाम होता है, उसके लिए बेस्ट सारा कलेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आपको हाउ टू सॉल्व MCQ क्वेश्चन, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, मेरे 2 चैनल है। ठीक है, पहले चैनल ये डॉक्टर अवधेश सर के नाम पे है, जहां आपको पूरे फिलोसफी पर जीवन पहले 10 वर्षों का आपको ईयरली PYQ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। करीबन 20 से 50 तो फिलोसॉफिकल टॉपिक जो टफ है उनका डिबेट मतलब पढ़ाया हूँ। और ये एक सीरीज है, सेक्शन वाइज सीरीज है, सोशल का अलग, अप्लाइड फिलोसफी का अलग, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जहाँ पर 400 350 क्वेश्चन है उनको करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, UGC क्लासेस बाय डॉक्टर अवधेश सर। ये पूरा क्वेश्चन आपको 2023 से लेकर 2005 तक का PYQ प्रदान करता है, जहां पर आपको ऑलरेडी 2023 के 2 पार्ट, 2022 के 2 पार्ट में, 2021 के 2 पार्ट में मैं करवा चुका हूं। तो इसका लाभ उठाइए, देखिए और कमेंट करना जरूरी से कीजिए, जिससे पता चलता है कि फीडबैक मिलता है कि सही हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ही फ्री में कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हमारा हमेशा तरीका होता है पढ़ाने का और काम करने का। ठीक है, आगे के देखते हैं कि किस तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। पहला, इसके 2 भागों में। पहला, हाउ टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा क्या है, सॉल्विंग मेथड। अब सॉल्विंग मेथड भी 2 तरीके का होता है, एक विकल्प के आधार पर, ठीक है, विकल्प से सॉल्व हो जाते हैं, दूसरा बाई क्वेश्चन। ठीक है, ये इसके 2 तरीके हैं। यदि राइट पूछे तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें कौन सा रॉन्ग है, और रॉन्ग पूछे तो ये देखना चाहिए कौन सा राइट है। ये ध्यान देने योग्य है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फिलोसोफर वर्क इज द सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरल सेल्फ। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन भी है आपको। देखो, तो आपको पहले तो ये विकल्प देखना पड़ेगा कि इसमें 4 लोग हैं। ठीक है, कौन क्या, चार्ल्स टायलर, जॉन रॉल्स। ठीक है, ये दोनों के तो थ्योरी ऑफ जस्टिस पे काम किए हैं। ठीक है, कांट भाई आपको ड्यूटी फॉर ड्यूटी, थोड़ा सा भी फिलोसफी पढ़े होंगे तो ये पता होगा, ड्यूटी फॉर ड्यूटी पर काम किए हैं। तो बचा कौन, देखिए, तो ये 3 तो निकल गया, ऑटोमेटिक बचे कौन, ये C। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। क्वेश्चन करने का मतलब ना, चारों विकल्प पढ़ा जाता है, ये नहीं कि इसका करेक्ट आंसर C है तो चले। तो इसी वजह से इस पैटर्न पर 10,000 या 1 लाख क्वेश्चन जाएगा, ये कोई फायदा नहीं।
200 को 100 क्वेश्चन लगाइए जहां पे चारों विकल्प को देख के पढ़िए ऑटोमेटिक। ये बेस्ट तरीका होता है, ये अलग हट के तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ये कह रहे हैं इन विच कॉन्टेक्स्ट मल्टी कलर बहुसंस्कृतिवाद मतलब किसके चार्ल्स की है, ठीक है। विच इज द मेन फोकस ऑफ चार्ल्स टायलर पॉलिटिक्स, ठीक है। राष्ट्र मतलब ये कह रहे हैं कि बहुसंस्कृति चार्ल्स टायलर के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद के किस कंसेप्ट में पॉलिटिकल आइडेंटिफाई को पहचान करने का काम किस तरीके से किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, कल्चर किसी भी देश की सॉफ्ट पावर होती है, सॉफ्ट पावर होती है जहां पर हर चीज़ों को फॉर्मुलेट किया जाता है, जहां से एक देश दूसरे देशों की चीज़ों से कल्चरल आधार पर अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जहां एक प्रकार के मनुष्य की आंतरिक भावनाओं को साथ खान पान डाइवर्सिटी में भी यूनिटी लाने का काम करती है। तो इसमें विकल्प देखिए, एक्नॉलेजिंग एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी। देखो दुनिया की कोई भी सोसाइटी हो, दो सोसाइटी हो, सपोज दैट ए और बी, इसकी कल्चर अलग है, इसकी कल्चर अलग है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखने को मिल जाता है, जहाँ सेवन सिस्टर के कहा जाता है कि यहाँ पर एक एक जनजातियों का सब कुछ अलग है, उसके बावजूद भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत जगहों पे शादी भी किया जाता है। तो ये देखिए पहचान, पॉलिटिकल पहचान तब भी हो सकती है जब एक दूसरे के सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहें। इसका जो करेक्ट आंसर है पहले ही निकल जाता है, आइडेंटिटी यानी रिस्पेक्ट। जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक यूनिटी नहीं आएगी, ये सबसे बड़ी पहचान होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ही निकल के आ गया, ए हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि विच इज द मेन कंसर्न ऑफ इको फेमिनिज्म, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य में आर्थिक दृष्टिकोण से नारीवाद का जो दृष्टिकोण है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, इसके बारे में है। तो देखो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं कि 50% मेल है तो 49% फीमेल है, यहाँ पर ही कमी है। दूसरा रोजगार के दृष्टि से देखा जाए एम्प्लॉयमेंट का, तो यहाँ पर आज भी 20 से 23% के ही आसपास मुख्य धारा में आई है। बाकी महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, लगभग 90% एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं का वो है। ये कह रहा है कि चैलेंजिंग डोमिनेंस ऑफ द नेचर एंड वुमेन्स। नहीं देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना नेचर को समझने का है, क्योंकि ये जो आर्थिक दृष्टिकोण में है तो इसके कई डायमेंशन हो सकते हैं ना होने का। सोशल भी हो सकता है, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, नेचुरल चैलेंजेस भी महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मासिक धर्म के दौरान उनकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं, सेफ्टी के आधार पर भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर भी उस तरीके से कहा जाए कि मतलब कई चीज़ों की वजह से आर्थिक दृष्टिकोण में वो चीज़ें नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है पहले ही निकल आता है, बाकी की चीज़ें मैं और भी डिस्कस कर देता हूँ। ये तीनों विकल्प आपको कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज रोनाल्ड डस्किन थ्योरी ऑफ जस्टिस एज इक्वालिटी एम्फसाइज। अब ये थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात की जा रही है, किसकी, रोनाल्ड डस्किन की। तो ये पूछ रहे हैं कि ये किस पर इक्वलिटी की किस बात हो, मतलब समानता के लिए रोनाल्ड की
थ्योरी ऑफ न्याय की समानता के सिद्धांत में जो समानता का कंसेप्ट है क्या है। समानता का एक बेसिक जो कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, केवल जॉब में ही नहीं बल्कि सोशल में, पॉलिटिकल में, सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये चीजें हैं। ठीक है, सम्मान भी देना। तो यहाँ पर इसी के आधार पर इसे देखिए, ये पूरा का पूरा इनका थ्योरी का मेन एम हो गया, मेन एम ऑफ रोनाल्ड जो थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पर दे रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, एक से तो काम नहीं चलेगा, सब होगा। ट्रीटमेंट अंडर द इक्वल, ये भी होगा, दूसरा डायमेंशन है। इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, ये तीसरा राइट की बात की गई है। इक्वल कंसर्न एंड रिस्पेक्ट, यानी सभी की चीजों को सुनकर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म व्हाट डज द टर्म मिसोगिनी रेफर टू। ठीक है, हार्टेड और contempt for women's treatment, the unequal treatment of women's, biological difference between men and women, social expectation for women's role and behavior। इन चीज़ों की बात जब आती है तो आप देखेंगे कि जो कंसेप्ट है इसके मतलब नारियों के संदर्भ में, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हेटेग के रूप में दिया जाता है, जिसलिए इसका विकल्प का आंसर क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई भी आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज, जो हॉब्स के है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हॉब्स की एक थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, बहुत फेमस थ्योरी है। तो वो किसके, उसका मेन पर्पज क्या है। देखिए, आपको पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे, पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा रहा है, तो इस चीज पर ध्यान देना होगा। टू इंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी, टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम of equal rights and opportunity, to create the sovereignty authority, to maintain under the security। देखो, सोशल सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो सोसाइटी में सोवेनिटी को, ठीक है, अथॉरिटी को, ऑर्डर को मेंटेन करने के संदर्भ में है कि किस तरीके से चीजें समाज में इम्प्लीमेंट किया जाए कि सबको इक्वल और सबको आधार दिखाए। तो देखियो, यहाँ पर भी इंडिविजुअल फ्रीडम और ऑटोनॉमी एक चीज नहीं होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड डेमोक्रेसी, ये भी चीजें हैं, एक ही में मिली है। ओवरऑल क्या है, सोवेरेनिटी, अथॉरिटी एंड मेंटेन ऑर्डर एंड सिक्योरिटी की भावना क्या, ये तीनों विकल्प इसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन, अगली थ्योरी हम देखेंगे। ये आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करवाइए, जिनकी ज़रूरत है सबको मिले। फ्री की चीज़ें हैं, हम क्या पैसा की बात करें, हम तो फ्री में सबको पढ़ा रहे हैं। इन द मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सवाद की जो थी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। और हिंदी मीडियम परेशान न हो, सारी चीज़ें मैं हिंदी में ही अब बोल देता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। कार्ल मार्क्स है, ठीक है, जिन्होंने मार्क्सवाद की थ्योरी को दिया था, जहाँ इनकी किताब है दास कैपिटल, ठीक है, जो हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से प्रभावित है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है, इसके तीन पक्ष है, तीन पार्ट है, पक्ष, विपक्ष और उसके बाद समन्वय। ठीक है, ये इसी के आधार पर ये कहते हैं पूंजीपति वर्ग,
दूसरा होता है मजदूर वर्ग, जिसे सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इसी के बीच में इक्वेलिटी की बात कहते हैं कि पूरी धन मात्र 1% लोगों का है, 99% लोग तो खाली है। जरूरत है दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का नेचुरल रिसोर्स को, जहां से समाज में एकरूपता आ सके। ये मार्क्सवाद की कैशलेस सोसाइटी का एग्जाम्पल है कि इस तरीके से ही किया जा सकता है। एबॉलिश द प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड ऑफ एक्सप्लोइटेशन एंड एस्टेब्लिश द सोशलिस्ट स्टेट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंतर्गत इसका जवाब मिला होगा कि सभी प्रकार के विभेदों को समाप्त करना और उसको देना। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा बी। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं फिर से अगली बार उसको समझाने का प्रयास करूंगा। विच इज द मेन फोकस ऑफ माइकल सैंडल क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, उदारवाद का जो माइकल सैंडल का कंसेप्ट है वो किस है? उदारता का मतलब समझ लीजिए। उदारवाद का मतलब ये दो शब्द है, उदार लिबरल प्लस वादा का मतलब थ्योरी होता है। लिबरल का मतलब क्या होता है कि सभी के अंतर्गत आपको फ्रीडम ज़्यादा की छोड़ना, ठीक है, लिबर्टी देना, जिससे लोगों के अंदर अपने लिबर्टी किस में, आपके राइट्स में, बोलने में, आपके काम करने में, अपॉर्चुनिटी में, तब जाके आपके अंतर सारी चीजें होगा। तो इनकी जो उदारवाद की क्रिटिसाइज होता है कि मेन रूप से ये अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक के आधार पर दिए, और जब अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक के दिए तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग की कुछ चीजों को वो नेगलेक्ट करते हैं। क्योंकि देखो, जो डेमोक्रेसी है तो यहाँ तो बहुसंख्यक वर्ग का होता है, अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा बैकग्राउंड में चला जाता है। तो इसको ध्यान देखिए कि एम्फसाइज द इंडिविजुअल राइट एंड वेलफेयर, ये तो ऑलरेडी होता है। इक्वलिटी भी होती है, कंपटीशन, पूंजीवाद का, मार्केट का भी होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या है? नेग्लेक्ट द कम्युनिटी वैल्यू एंड मोरल चीजें। ये तीनों विकल्प कहीं ना कहीं इसमें समाहित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, रुकिए, विच कंसेप्ट इज द सेंट्रल टू विल कैमेटिक कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा का पूरा डिबेट रहा है दो बीच में, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, ठीक है, इन दोनों के बीच में रहा है। ठीक है, इनका, और जहाँ पर इनका जो मेन सेंटर का काम है, इनका मेन जो सेंट्रल काम है, जिसकी वजह से इसको फॉर्मुलेट किया गया है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का। तो देखो, पहला तो होता है पॉपुलेशन के आधार पर कि कितने ज़्यादा है। जैसे इंडिया के बहुत से स्टेटों में और ओवरऑल स्टेट में कंट्री में देखें तो ओवरऑल कंट्री में देखते हैं तो हिंदू की बहुलता है लगभग 80%, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बहुसंख्यक समाज। लेकिन स्टेट वाइज देखा जाए तो बहुत जगहों पर हिंदू माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है। जैसे पंजाब में सिख ज़्यादा है,
हिंदू कम है। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू कम है, आपका मुसलमान की मेजॉरिटी है। तो इस आधार पर इस डिस्क्रिमिनेशन, इस विभेद की चीज़ों के लिए ही ये सॉल्व करता है कि इसका क्या आधार होना चाहिए। तो देखो, पॉपुलेशन हो के आधार पर तो सटीक नहीं होगा, लेकिन हम कल्चरल एक्टिविटी के आधार पर देखते हैं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसका देने का काम ही इन्होंने क्या किया, दिया था, माइनॉरिटी के राइट का रिस्पेक्ट करना चाहिए और वो कहना चाहिए। यहाँ पर देखिए, कल्चरल राइट यानी, ठीक है, विद इन द लिबरल फ्रेमवर्क, यानी उदारवादी दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति के आधार पर देखना ही, ठीक है, संस्कृति कल्चरल एक्टिविटी के आधार पर देखना ही वास्तविक रूप से उदारवाद की माइनॉरिटी के राइट का अधिकार है, ठीक है, जिसके अंतर्गत राइट टू सेल्फ डिमोन्स्ट्रेशन भी आता है, स्वायत्ता भी आती है, इक्वल ट्रीटमेंट भी आता है, राइट टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आता है। सारा चीज होगा तभी कल्चरल एक्टिविटी कंप्लीट रूप से डायनामिक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पर, विच इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। इससे पहले कि मैंने फेमिनिज्म के पार्ट में 4 पार्ट करवा दिया था, आज यहाँ पर एक रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि रेडिकल क्या होता है। तो देखो, पहले तो हम इसका कंसेप्ट समझ लें कि क्या है। तो समाज में नारीवाद के प्रति जो इस स्ट्रक्चरल चैलेंजेज है, ठीक है, सोशल चैलेंजेज की चीजें हैं, उसी को रेडिकल प्रॉब्लम के अंतर्गत रखा जाता है। अब महिलाओं के प्रति स्ट्रक्चर बना, मतलब सोसाइटी में जो पैट्रियार्की की चैलेंजेस है, ठीक है, उसके खिलाफ जो चीजें की जाती है उसी को रेडिकल चैलेंजेस कहते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे चैलेंजिंग द पार्टिकल स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी। इसका जो करेक्ट आंसर तो यही होगा, ठीक है, लेकिन अगला भी विकल्प देखते हैं, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लीगल पॉलिटिकल परफॉर्म पहले हम करवा चुके हैं। एड्रेसिंग द इंटरसेक्शंस ऑफ जेंडर, रेस एंड क्लास की चीजें ऑलरेडी इसी दोनों को इसी के अंतर्गत आता है। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इशू ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी, इसी देखिए ये आता है। ये पितृसत्तात्मक जो कंसेप्ट है ये भारत में भी बहुत ज़्यादा हावी है, जो नारीवाद के उत्थान के लिए बहुत बड़ा घातक है कि भारत में नारियों को, बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है लक्ष्मी के अधिकार की तो वहाँ पे पितृसत्तात्मक चीजें चुप रहती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है, जो जॉन लॉक्स के द्वारा है, जी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हाउ इज पॉलिटिकल पावर के रूप में है। तो देखो, पहला किस तरीके से मिलता है, जॉन लॉक्स क्या कहते हैं, या एक प्रकार के अनुभववादी फिलोसोफर है, जहाँ पर 3 फिलोसोफर है, लॉक, बर्कले, ह्यूम, इन तीनों के बिहाफ पर आता है। तो यहाँ पर विकल्प है थ्रू द कंसेंट गवर्न, ठीक है, इस्टेब्लिश द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, इन्फोर्समेंट ऑफ डिवाइन राइट एंड नेचुरल लॉ। देखो, कहीं ना कहीं यदि जॉन लॉक की बात की जाएगी तो एक जो तो 3 है, ठीक, ये अनुभववादी हैं, ठीक है, तो नेचुरल चीजों को तो वो नहीं करेंगे, थ्रू द यूज ऑफ कॉन्शियस ये भी नहीं करेंगे, और जो ऑटोनॉमी की चीजें बात करती हैं ये हमेशा अनुभव के आधार पर सरकार की अथॉरिटी का ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पॉलिटिकल फिलोसफी सीक टू बैलेंस इंडिविजुअल राइट्स एंड नीड ऑफ कम्युनिटी, ठीक है।
ये तो देखिए आपके नाम में ही, ये तो नाम में ही आपको आंसर दिया जाएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ है, उदारवाद नहीं होगा। ये कम्युनिटेरिज्म की है जिसमें संप्रदायवाद की बातें की जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। मार्क्सवाद इक्वलिटी की बात करता है, फेमिनिज्म नारीवाद की बात करता है, उदारवाद अपर सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल सभी प्रकार की अपॉर्चुनिटी में लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, ये संप्रदायवाद का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के कई आधार हो सकते हैं। संख्या हो सकती है, दूसरी कल्चरल एक्टिविटी होती है। तो इनको लगता है कि कल्चरल एक्टिविटी की बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पर ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 37 क्वेश्चन देखा। ठीक है, दो और क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म व्हाट डज द टर्म जेंडर रेफर टू? ठीक है, जेंडर किस चीज को रेफर करता है? ठीक है, जो देखो जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन पे ही आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत भी रखा जाता है कि तुम मेल हो वो तुम फीमेल हो, इस तरीके के आधार पर। ये तो पूछ रहा है कि जेंडर किससे तय किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन, जनरली जो कंसेप्ट है इसका थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो ये किया जाता है बायोलॉजिकल, लेकिन वो ज़्यादा नहीं यहाँ आता है। यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल का होता है जो ज़्यादा घातक होता है। इसका विकल्प नंबर 2 देखिए, सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट ऑफ मिस्कैनिटी ऑफ फेमिनिटी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि सोशल डिस्क्रिमिनेशन में ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है, जहां हर तरीके के अधिकार की, अपॉर्चुनिटी की, इक्वलिटी की सोशल डायमेंशन में भागीदारी नहीं होती है। इसी आधार पर उसके जेंडर का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉलोइंग इज द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म इन मार्क्सवाद? ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंतर्गत हेगल की थ्योरी को आधार पर आता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की चीज़ों के आधार पर जो सिस्टम में चले आ रहे बदलाव को देखा जा रहा था। इस आधार पर विकल्प डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यह देखिए सोशलिस्ट फेमिनिज्म, समाजवादी दृष्टिकोण नारीवाद का किस दिशा में होता है? एड्रेसिंग द जेंडर इन इक्वलिटी थ्रू द लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, चैलेंजिंग द पैट्रियार्की स्ट्रक्चर इन सोसाइटी। ये बहुत इंडिया में बहुत बड़ा घातक है। ठीक है, इसको ही समाप्त करना बहुत ही जरूरी है। एनालाइजिंग द इंटरेक्शन ऑफ जेंडर एंड रेस एंड क्लास। देखो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत जेंडर को रेस के और क्लास में डिवाइड को मेन रूप से किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। इस वीडियो के श्रृंखला के अंतर्गत यही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि और कितने क्वेश्चन एक साथ वीडियो में करवाते रहें, क्योंकि देखिए आपके हिसाब से ही आप लोगों का जो फीडबैक मिलेगा उसी के आधार पर काम करने का मन करता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको हमेशा मिलते रहेंगे, तो आप लोग वो कीजिए। बताइए, अपने कमेंट लिखकर बताइए कि क्या किस तरीके से कोई सुझाव हो तो वो किया जाए। इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत यहीं तक। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोनों चैनल पर जाके वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।